हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको पीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने वाला हूं। चलिए चैप्टर नंबर 5 का नाम डाल लेते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसका क्या नाम है, कोई छात्र मेरी जानता है तो कमेंट करे। चलिए इसका नाम साथ में नोट कर लीजिए ताकि मैं जब मिटा लूँ तो आपको कोई वो ना हो कि भाई मैंने लिखा नहीं है। कुछ छात्र कह देंगे कि मैंने लिखा नहीं, जैसे ऑफलाइन क्लास में कहते नहीं है सर मैंने अभी लिखा ही नहीं, आपने मिटा दिया। चलिए साथ में लिखिए। अंकों 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम व महत्तम समवर्त्य। तो क्या है मेरे छात्रों, चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में? 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम व महत्तम समापवर्त्य। मेरे छात्रों, जो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 5 है, रियल मैथ यहीं से स्टार्ट होती है। इससे पहले के जो 4 चैप्टर हैं इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए और मैं मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आपको मेरे छात्रों चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहली चीज कौन सी पढ़नी है? सबसे पहली हेडिंग हमारी कौन सी आती है? ये आती है हमारी अभाज्य संख्याएं। नोट करिए, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। ठीक, ये मैंने डाल दिया। जब मैं लिखवाता हूँ परिभाषा तो आप साथ में ही लिखिए, इसके बाद मैं समझाऊंगा तो आप पेन पेपर रख के क्या करेंगे, केवल समझेंगे और समझने का ही कार्य करेंगे। चलिए अब साथ में लिख लीजिए। अभी वह संख्या वह संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या फिर एक से पूर्णतया कैसी विभाजित होती है? पूर्णतया विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। मेरे छात्रों, आपने परिभाषा नोट कर ली। अब परिभाषा को थोड़ा समझ लीजिए कि वह संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित हो जाती है, स्वयं का मतलब खुद से, जो संख्या है उसी संख्या से, ठीक है, या फिर एक से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वह संख्या कैसी कहलाती है? एक अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ छात्र कह रहे होंगे सर आपने परिभाषा बताई, एक बार दोबारा समझा दीजिए। चलिए समझिए दोबारा। वह संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित, स्वयं का मतलब खुद संख्या, जो संख्या जैसे 1 2 3 4, यदि हमारे पास 5 एक संख्या है तो वह संख्या 5 से ही डिवाइड की जाए, समझे, 5 से ही उसका भाग दिया जाए, स्वयं से विभाजित होती है या फिर 1 से विभाजित होती है तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जैसे मैंने ले लिया 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब इस पे हमें इस परिभाषा को फिट करना है। 3 की भाग जब हम 3 से करते हैं तो क्या पूर्णतया विभाजित हो जाती है? हो जाती है। 3 कम 3 आ जाता है। 3 की गुणा
3 की भाग जब हम 1 से करते हैं तो क्या आता है 3। यह एक नियम है, जब भी किसी अंश के हर में 1 होता है तो उसका मान सदैव अंश का संख्या ही प्राप्त होती है। जो अंश में जो संख्या होती है वही संख्या हमें यहाँ पे बराबर के इक्वल में प्राप्त हो जाती है। जब भी किसी संख्या के हर में 1 होगा तो आप अंश की संख्या को ही लिखेंगे, हर की संख्या नहीं लिखी जाती है। ठीक है, तो ये इसका पूर्ण विभाजन हो गया। ये नियम है, जब भी किसी संख्या के हर में 1 हो तो ऊपर वाली संख्या मतलब 3 ही को लिखा जाएगा, अंश की संख्या को। अब एक यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, आपको स्पष्ट कर दूं, क्या 3 को 3 और 1 के अलावा किसी से अन्य संख्या से, किसी इन दोनों के, एक ये और दूसरे नंबर पे ये दो, एक संख्या ये और दूसरी संख्या ये, इन दोनों संख्याओं के अलावा क्या 3 को किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित किया जा सकता है? किया जा सकता है, कमेंट करिए मेरे छात्रों। चलिए समझिए, मान लीजिए 3 को अब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मैं विभाजित कर रहा हूँ, तो क्या देखने को मिलता है मुझे देखने को मिलता है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने वो रूप खोला है जिससे आपके बचपन में सीखा है आपने। अब 3 की भाग हम 2 से, 2 कम 2 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया। अब यहाँ पे बचा 2 लिख दिया, अब यहाँ पे 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगाने का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 2 एक कम 2 कर दिया और यहाँ पे क्या बचा 1। अब यहाँ पे जब मैं पॉइंट लगाता हूँ, ठीक, जब यहाँ पे मैं पॉइंट लगाता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाता है। जब मैं एक पॉइंट लगाता हूँ तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाता है, जिसके जरिए होता क्या है, मैं 2 पंचे 10 काट सकता हूँ। 2 पंचे 10 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मैं 2 पंचे 10 काट देता हूँ और यहाँ पे शेष हमारा जीरो बचा और यहाँ पे मैं 5 कर लूँगा। अब मेरे छात्र कह रहे होंगे सर पूर्णतया तो ये भी विभाजित हो गया, देखिए सर पॉइंट में आंसर आ गया। लेकिन हाँ, ये हो तो गया, लेकिन जो हमारी अभाज्य संख्या का नियम है, अभाज्य संख्या ज्ञात करने का जो रूल है, लॉ है, उसके अंतर्गत ये नियम एकदम फिट नहीं होता। हमें कोई दशमलव वाली संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए इस परिभाषा के अंतर्गत। हमें इस परिभाषा में एक नेचुरल नंबर प्राप्त होना चाहिए, जैसे 3 एक नेचुरल नंबर है माना। अब मेरे छात्र कह रहे होंगे सर 3 एक नेचुरल नंबर है, 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, तो सर 2 और 3 के बीच की सभी संख्याएं भी तो नेचुरल नंबर होंगी, क्योंकि 1.5 जो है वो 1 और 2 के बीच का ही तो एक संख्या है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो एक बीच की संख्या है, किंतु हम इस परिभाषा में किसी दशमलव वाले मान को पूर्ण विभाजन नहीं कहते। हम इस संख्याओं में कभी भी 1 पॉइंट या दशमलव में मान निकाल देती संख्या, इसको हम नहीं मानते हैं। केवल ये 2 शर्तें, पहली ये और दूसरी यही शर्त कंप्लीट होनी चाहिए। ये वाली शर्त जो मैंने तीसरी बनाई है, इसका कंप्लीट होना कोई मायने नहीं रखता ही। कोई भी संख्या यदि इस वाली शर्त को कंप्लीट कर देती है, लेकिन इस या इस इन दोनों में से किसी एक शर्त को कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो वह संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। समझ पाए मेरे छात्रों? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अभ्यास प्रश्न ले लेते हैं। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है मेरे छात्रों। अब नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। चलिए, मान लिया मेरे पास एक संख्या 7 है, तो 7 एक अभाज्य संख्या है, कहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 7 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1। ठीक, 7 को हम इससे 1 से डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू परिभाषा, तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये होता था 7 आ जाता है, क्योंकि हमने बताया है जब भी किसी संख्या के हर में 1 होता है तो अंश वाली संख्या ही लिखी जाती है। तो ये दोनों शर्तें ही बस आपको लगा करके चेक करना है कि संख्या एक अभाज्य संख्या है या फिर एक भाज्य संख्या या फिर कुछ अदर। ये दोनों शर्तें ही कंप्लीट होनी चाहिए। अब कह दीजिए सर यहाँ पे भी मैं 2 से भाग कर दूंगा, तो देखिए सर 7 और ये 2 कर दिया तो 2 तिया 6 हो गया और यहाँ पे 1 आया, 2 पंचे 5। यहाँ पे सर क्या हमारा मान सही होगा? बेटा बिल्कुल गलत होगा। ये वैल्यू सही आई, ये आपने एकदम सही लगाया है, किंतु ये जो है इस परिभाषा को कंप्लीट फॉलो नहीं करता है। कंप्लीट परिभाषा जो है वो है
खुद से 7 जो है ये 7 से ही विभाजित हो जाए और 7 को 1 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। किसी तीसरी संख्या से यह पूर्ण विभाजन नहीं प्राप्त करेगी। समझ गया ना? किसी भी तीसरी संख्या से यह पूर्ण विभाजन नहीं प्राप्त करेगी। और पूर्ण विभाजन में भी आपको एक नेचुरल नंबर प्राप्त होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो पूर्ण विभाजन माना जाएगा। एक दशमलव वाली संख्या जो है यह पूर्ण विभाजन में नहीं मानी जाएगी। अब मेरे ख्याल से आप छात्र मेरे समझ गए होंगे और अपनी परिभाषाओं के इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको मजा आएगा जब आप पढ़ने लगोगे ना, तो अब ऐसा लगेगा यार इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता था। मैंने तो मतलब बीटीसी करके मैंने हलवा है, बीटीसी मतलब बीटीसी तो हलवा है। बस आप पढ़ते रहिए ध्यान से, आप पढ़िए हो ध्यान से, बीटीसी हलवा है। अब हमारी जो अगली हेडिंग है वो कौन सी है, वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अगली हेडिंग हमारी जो इसमें आएगी वो आएगी भाज्य संख्या की। चलिए भाज्य संख्या को समझते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, वह संख्या, साथ में लिखिए परिभाषा, मैं बार बार कहता हूं, वह संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या एक से पूर्णतया विभाजित होती है। कुछ छात्र मेरे कह रहे होंगे कि सर ये तो आप अभाज्य संख्या की ही परिभाषा लिखवा रहे हैं। देखो, यहां तक की जो परिभाषा है, वह संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या एक से पूर्णतया विभाजित होती है, एक अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे एक बात और जुड़ जाती है, क्या? या फिर की जगह आप इसके अलावा कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया सुंदर सजावट हो जाएगी। इसके अलावा इसके अतिरिक्त, आप लिख में अतिरिक्त कर लीजिए, इसके अतिरिक्त वह संख्या एक अन्य, किससे? अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो वह संख्या एक भाज्य संख्या कहलाती है। ये परिभाषा हो गई मेरे छात्रों। अब समझते हैं, वह संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से मतलब 7 है तो 7 से विभाजित हो गए, या फिर 1 से विभाजित हो जाती है, 1 से विभाजित हो जाती है। इसके अलावा, यहाँ से कहानी बदली है, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, यहाँ पे आप अलावा या अतिरिक्त का मतलब है एक और संख्या, ठीक है, से वह संख्या एक अतिरिक्त वह संख्या एक अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हो जाती है। एक अन्य संख्या से भी कैसी हो जाती है? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या कैसी कहलाती है? हमारी एक भाज्य संख्या कहलाती है। समझ पाए मेरे छात्रों? चलिए एक बार मैं और परिभाषा समझा देता हूं। वह संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती है
या फिर 1 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। इसके अलावा या अतिरिक्त वह संख्या एक अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो वह संख्या एक अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए? मतलब स्वयं से विभाजन करना है, 1 से विभाजन करना है, इन दोनों के अतिरिक्त स्वयं और 1 के अतिरिक्त एक अन्य संख्या से भी ये पूर्णतया विभाजन हो जाता है तो क्या होता है? एक वह भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए एक अभ्यास करते हैं इस पे। जैसे यहाँ मैं डालते आया हूँ, मैं जैसे डाल देता हूँ, अभ्यास करते हैं। अभ्यास करेंगे तो पूर्णतया समझ जाएंगे। जैसे हम ले लेते हैं 4 को ले लेते हैं। 4 की भाग में 4 से देता हूँ तो क्या आता है? 1 आता है। 4 की भाग में 1 से देता हूँ तो क्या आता है? 4 आता है। 4 की भाग में 2 से देता हूँ तो क्या आता है? 2 आता है। देखिए 4 की भाग मैंने 4 से दी, 1 आ गया। मैंने अभी पिछली बार आपको अभाज्य संख्या में बताया। 4 की भाग मैंने 1 से दी, मतलब जब भी किसी संख्या के हर में 1 होता है तो अंश की संख्या लिखी जाती है, तो मैंने लिख लिया। अब 4 की भाग मुझे एक अन्य संख्या से देना है, तो एक अन्य संख्या वो कौन सी है? 2। तो 2 दूनी 4 हो गया। तो क्या हो गया? क्या एक अभाज्य संख्या है? क्या एक भाज्य संख्या है? सॉरी, मैंने कह दिया अभाज्य। क्या एक भाज्य संख्या है? तो हाँ भाई, 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसने तीनों शर्तें कंप्लीट कर ली। देखिए ये वाले स्वयं से विभाजन था, क्लिक हो गया। 1 से विभाजन था, क्लिक हो गया। एक अन्य संख्या से विभाजन था, क्लिक हो गया। तो एक अभाज्य संख्या है। तो एक कैसी है? एक भाज्य संख्या। सॉरी, मैं बार बार अभाज्य बोल देता हूँ। तो एक ऐसी 4 एक कैसी संख्या है? 4 एक भाज्य संख्या है। चलिए एक और अभ्यास प्रश्न ले लेते हैं और अभ्यास करते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने ले लिया 6। मैंने अगली संख्या ले ली, समय की अगली संख्या ले ली। अब 6 का मैंने 6 से डिवाइड करके क्या सिद्ध कर दिया? स्वयं वाली 6 को मैंने स्वयं से विभाजित कर दिया, ये 1 आ गया। तो मैंने एक पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई स्वयं वाली। अब हमें दूसरी कंडीशन कंप्लीट करनी है, कॉमा लगाया। 6 की भाग मैंने 1 से कर दी तो क्या आया? 6। दूसरी कंडीशन भी हमारी कंप्लीट। अब तीसरी कंडीशन, 6 की भाग मैंने 2 से कर दी तो 2 तिहाई क्या आया? 6 आ गया। ठीक, तो हमारी ये तीसरी कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए 6 को मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। कह दी सर ये चौथी कंडीशन कंप्लीट हो गई तो क्या ये एक भाज्य संख्या कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। अब चाहे कितनी भी संख्या, 3 कंडीशन ये पूरी हो जाए, 1 2 3, स्वयं से, एक से और एक अन्य से, मतलब स्वयं से, एक से, एक अन्य संख्या से। इसके अलावा यदि आपके पास 20 संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो जाए तो बढ़िया बात है। 20 संख्याओं से हो गए तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? एक भाज्य संख्या कहलाएगी। हमें 3 कंडीशनों पे शुरुआत में किसी संख्या को चेक करना है। कोई संख्या भाज्य है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? उसका विभाजन, उस संख्या का विभाजन उसी संख्या से करेंगे। फिर उस संख्या का विभाजन हम 1 से करेंगे, फिर उस संख्या का विभाजन एक अन्य संख्या से कर देंगे। यदि आ जाता है तो कैसे होगी? एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या होगी। सॉरी, मैं बार बार अभाज्य बोल देता हूँ। तो ये कैसी होगी? एक भाज्य संख्या होगी। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं कि अगला बिंदु हमारा क्या है। चलिए तो मेरे छात्रों, भाज्य और अभाज्य संख्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 5 का पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? समापवर्त। समापवर्त क्या है? समापवर्त कोई छात्र बताएगा क्या कमेंट करके? तो मेरे छात्रों, समापवर्त है वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतया
विभाजित हो जाती है तो वह संख्या दी हुई संख्याओं का समवर्त्य होती है। परिभाषा तो मेरे छात्रों साथ में आपने लिख ही ली होगी। अब समझते हैं, आप समझने पे ध्यान दीजिए। वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो वह संख्या, जो संख्या आपको मिली हुई है, दी हुई संख्याओं का समापवर्त होती है। समापवर्त होती है, कहलाती है, जो भी आप ठीक समझे। ठीक है, कह दीजिए सर आप समझा तो रहे लेकिन हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। फिर से समझिए। वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो वह संख्या दी हुई संख्या का समापवर्त होती है। अब इस पे आप प्रैक्टिस करिए, फिर आप समझेंगे। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के बिना सब बेकार है। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या 30 दी गई है। ये 30 क्या है हमारी? वह संख्या हमारी 30 हो गई। अब जो दो या दो से, मान लीजिए हमने 30 का विभाजन 2 से कर दिया, एक संख्या हो गई। दो या दो से एक हमारी पहली संख्या ये हो गई। ठीक, 2 से विभाजित किया, क्या आया? 15 आ गया। तो हमारा 15। अब 30 को ही मैं जब क्या 3 से विभाजित करता हूं तो यह पूर्णतया विभाजित हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, 10 आ जाता है। ठीक, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। एक दो दो संख्याएं तो हो गई। अब 2 से अधिक क्या ये जाता है? मैं ये देख लेता हूं। अब 2 से अधिक के लिए अब मैं 30 को 5 से भाग दे देता हूं तो क्या हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। 5 छक्का 30 आ जाता है। भाई ये तो तीसरी संख्या हो गई। अब यहाँ पे आ जाइए। 30 को मैं जब 6 से भाग देता हूं तो 6 पंचे 30, यहाँ पे 5 आ जाता है। तो देखिए 1 2 3 4, ये जो 30 है ये 4 संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो रहा है। और 30 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे 30 को किसको? 30 को 2 3 5 6 का क्या कहलाएंगे? समापवर्त कहलाएंगी। समझ पाए मेरे छात्रों की? अब भी नहीं समझ पाए? इससे भी आसान कुछ है? संख्या पे ध्यान दिए। वह संख्या जो हमें मिली हुई है, जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो वह संख्या दी हुई संख्याओं का समापवर्त होती है। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं हमें 2 4 5 6, ये भी आपको दी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर। इस पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी आपको। 30 का क्या होंगी? समापवर्त होंगी। हो गई भाई। 2 भी 30 को विभाजित कर रही पूर्णतया, 3 भी, 5 भी, 6 भी। तो 2 3 6 का समापवर्त कहेगा। 2 3 5 और 6 का समापवर्त क्या है? तो 2 3 5 और 6 का जो समापवर्त है वो 30 है। ये बात याद रखिए, दी हुई संख्याओं का समापवर्त 30 है। ये संख्याएं भी दी गई होंगी। ठीक है, और वह संख्या हमारी 30 है। चलिए एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको पूर्णतया समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए आप संख्या ले लीजिए यहाँ पे 20।
20 ले लिया, 20 हमारी वह संख्या हो गई। अब 20 को हमने 2 से डिवाइड किया, हो गया। 20 को मैंने 5 से डिवाइड किया, हो गया। 20 को मैंने 10 से डिवाइड किया, हो गया। 10 से डिवाइड किया, हो गया। अब क्या मेरे पास कुछ बचा है कहने को मेरे छात्रों? 2 से भी डिवाइड हो गया, 5 से भी डिवाइड हो गया, 10 से भी डिवाइड हो गया। तो क्या 20 एक समापवर्त है? हाँ, 20 समापवर्त है किसका? 2, 5 और 10 का। 2, 5 और 10 का जो समापवर्त होगा वह 20 होगा। देखिए, वह संख्या जो संख्या मिली उसको 2 या 2 से अधिक संख्या यदि पूर्णतया विभाजित कर रही हो तो आप समझ जाइए कि जो संख्याएं जो संख्याएं उस संख्या को पूर्णतया विभाजित कर रही हो उनका जो समापवर्त होगा, जिस तरह 2, 5 और 10 इसको पूर्णतया 20 को पूर्णतया विभाजित कर रही हैं, तो 2, 5 और 10 का समापवर्त 20 होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे, कोई मन में डाउट नहीं होगा आपकी। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स काहे के लिए है, कमेंट करिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो क्या है ये जानिए। हमारा चौथा पॉइंट है लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती। हो, ये संसार है। लघुत्तम समापवर्त मतलब लासा। क्या? लासा। ये संसार है, संसार। इसको आप यदि नहीं समझ पाएंगे तो ये आपको अपने अंदर डुबा देगा और आपको मार देगा, आपके सारे सवालों को गलत कर देगा। ध्यान से समझिए इसको। एक परिभाषा लिख लेते हैं जो कभी आपके काम नहीं आएगी सिवाय बच्चों को सुनाने के। केवल आप इस परिभाषा को लोगों को सुनाएंगे, बाकी इस परिभाषा का ज्यादा यूज नहीं, लेकिन सुनाने के लिए भी तो कुछ लिखना है ना, तो वो भी ले लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतया विभाजित होती हैं तो दी हुई संख्याओं का तो वह संख्या दी हुई संख्याओं का
का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। जल्दी से साथ साथ में लिख लिया करो मेरे छात्रों, ताकि जो चीजें काम की हैं वो मैं आपको जल्दी से समझा भी दूं। ये परिभाषा आपके काम की है, केवल सुनाएंगे और कहीं आपका इसका यूज नहीं होने वाला है। तो जल्दी से एक बार देख लीजिए, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाकी इसके जो सवाल है लासा के वो इम्पोर्टेंट है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। समझ पाए? याद करना है, परिभाषा को याद करना है और कोई काम नहीं। याद कर लेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतया विभाजित होती है, तो वह संख्या दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। इसको याद करना है। अब आती है इसके बाद मेन बात भाई, अब आती है मेन बात, लासा निकालने के लिए, लासा निकालने की विधि। भाई अब आई है मेन बात। अभी तो नंबरिंग थी, पिक्चर तो अब स्टार्ट होगी मेरे छात्रों। चलिए भाई, लासा निकालने की दो विधियां हैं। नंबर एक, गुणन विधि। गुणन विधि। नंबर दो, भाग विधि। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, कोई बहुत बड़ी वाली 30 मार्का वाली काम नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। जल्दी से साथ में नोट करिए भाग विधि, क्योंकि ये तो आप नॉर्मली याद होगा ना आपको कि लासा निकालने की दो विधियां हैं, एक है गुणन विधि, दूसरी है भाग विधि। समझ गए ना? एक है गुणन विधि, कहीं कहीं पे लिखा होता है गुणन खंड विधि, यहाँ पे इसको आप गुणन विधि या गुणन खंड विधि भी कह सकते हैं। गुणन खंड विधि मैं कहूँ लिख दूं, वरना बच्चा कहेगा सर वहां तो कह रहे थे गुणन खंड विधि, आप गुणन विधि बता रहे हैं। तो गुणन विधि या गुणनखंड विधि बात एक ही है, और दूसरी है भाग विधि। तो कितनी विधियां मैंने आपको बता दी? एक गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। चलिए अब गुणनखंड विधि और भाग विधि से दोनों से ही सवाल को हल करना जानते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं पॉइंट नंबर 1, गुणन विधि। गुणन विधि, ठीक, ये हमने डाल लिया गुणन विधि। अब इसका मैं आपको पहला सवाल लेकर बताता हूं। अभ्यास करिए, डायरेक्टली अभ्यास। मैंने आपको बताया था इसका अभ्यास जरूरी है। 12, 15 और 25 का लासा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में कोई हेरफेर नहीं होगा, ऐसे ही आपको पेपर में पूछ लेगा। बस ये संख्याएं सर वही, पेपर हमसे थोड़ी ना सेट करवाते हैं। पेपर हमसे सेट करवाते तो हम आपको पहले ही ना पढ़ा देते। चलिए, ऐसे ही आपको संख्याएं मिलेंगी, बस सवाल सेम होगा। संख्याएं बदल लेंगी, सवाल सेम। अब देखिए 12 का हमें लासा निकालना है, 12, 15 और 25 का गुणन विधि है। अब देखिए 12 को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम 2 का उपयोग करते हैं, सबसे छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या से 2 को, तो 2 छंगे 12, 6 आ गया। अब यहाँ पे एक बार हम 2 और ले सकते हैं, 2 से 6 कट रहा है, 2 तिया 6। अब 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं, तो 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 15 का भी इसी प्रकार निकाल लें। अब 15 किसके पहाड़े में आता है? 15 आता है 3 के पहाड़े में। 15 आता है 3 के पहाड़े में। 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 5 एकम
5। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, इधर आ गए। अब 25 25 और 5 एकम 5। ये कहानी, यहाँ की कहानी बहुत। आपको भाई गुणा भाग सीखना है क्या? तो गुणा हमको पहाड़े सर नहीं आते हैं। 3 को आपने 15 कैसे काट दिया, तो ये तुम्हारी फाल्ट है। अब 3 पचे 15 होता है, ये भी नहीं पता है आपको, तो फिर आप मतलब बीटीसी काहे करने का? क्या आप बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हो जो आपसे पढ़ेंगे? ये सब बातें आप ध्यान रखिए। चलिए, ये इतना तो मैंने निकाल लिया। कहो इतना तो सर हमसे भी निकल जाता है। अब मेन काम तो यहीं पे स्टार्ट होता है। हमें मेन काम तो अब यहीं पे स्टार्ट करना है। अब हमसे कहेगा भाई इसका लासा ज्ञात करो। लासा तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे। 12 लिख लिया, 15 लिख लिया, 25 लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इनके गुणनखंडों को भी लिख लेंगे इनके सामने। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 गुणे 5। अब यहाँ पे मेन कहानी गुणनखंड विधि में यही की है मेरे छात्रों। यही पर आपको विशेष ध्यान देना है। सारे बच्चे ये सही कराते हैं, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये निकाल, लेकिन यहाँ पे आके गड़बड़ कर जाते हैं। यहाँ पे आके ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही गड़बड़ करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 3 4। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे है, क्या अगली किसी रो में क्या इसके पास 2 है? नहीं है। इसके पास 2 है? नहीं है। तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक, 2 लिख लेंगे, गुणे गुणे का निशान लगाएंगे। फिर ये वाला 2, क्योंकि अन्य किसी के पास 2 है ही नहीं। इस वाले में भी देखेंगे 2 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, नहीं है। तो हम यहाँ पे 2 एक बार और लिख लेंगे। फिर ऐसे क्रॉस लगाएंगे। फिर ऐसे हम क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद देखिए, क्या 3 किसी के पास है? 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास नहीं है। 3 किसके पास नहीं है? इसके पास 3 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 3 लिखना है, गुणे यहाँ पे हमें 3 लिखना है, गुणे, देखा मेरे छात्रों, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 इसमें भी एक बार, 3 में, तो हम यहाँ पे एक ही बार 3 लिखेंगे, ना कि 2 बार। माना ये अलग अलग है, लेकिन हमें कॉमन देखना पड़ता है। कॉमन यहाँ पे 2 2 2 2 था, इस रो में नहीं था। अगली रो में हमने फिर अगली रो के पास गए। एक रो में चाहे इसी में चाहे कितने भी 2 होते, हम सारे 2 उतारे, लेकिन इसके नीचे वाले के पास यदि 2 होता तो वो वाला 2 हम एक ही काउंट करते, ना कि अलग। जैसे इसका जो है क्रम को हम, जैसे यहाँ ले लीजिए, साफ सोच रहे हो कि 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, इससे सर क्रम क्या? अच्छा एक बात बताइए, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा हो, या 3 गुणे 2 गुणे 2 लिखा हो, या 2 गुणे 3 गुणे 2 लिखा हो, क्या इससे जो हमारा गुणनफल होगा ये बदल जाता है? नहीं बदलता। गुणा तो वही आएगी ना, इसीलिए गुणा वही आएगी, इसीलिए 3 3 का हमने एक ही 3 लिखा। अब यहाँ से 5 और 5 का हम एक बार 5 लिखेंगे, और दोबारा जो ये वाला 5 रह गया, मैंने कहा था एक ही रो में होता, तो एक बार कॉमन वाला, एक ये जो बचा हुआ है इसको लिख लेते। ये लिख लिया हमने 5। अब हमारा जिसका गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 पंचे 300। तो इसका जो हमारा लासा है ना, वो 300 हमें प्राप्त होगा। इसका हमें लासा 300 प्राप्त होगा। मेरे छात्रों में समझ पाए कि मैंने आपसे क्या कहा? मेरे छात्रों, आप समझ पाए कि मैंने आपसे क्या कहा है?
कि यहाँ पे मैंने देखा 2 कॉमन है, नहीं 2 कॉमन, 2 केवल अकेला 12 के पास था और किसी के पास 2 लिख लिया। फिर इसके बाद 2 देखा किसी के पास, फिर मैंने 3 को देखा, 3 इसके पास था तो मैंने 3 एक ही बार लिखा। फिर मैंने 5 को देखा, 5 इसके पास भी था, इसके पास भी था, एक बार 5 लिखा। अब ये 5 जो बचा हुआ था ये भी मैंने ले लिया, इसका जो टोटल गुणनफल था वो 300 आया, मैंने 300 कर दिया। जैसे 2 दूनी 4 किया, 4 तिहाई 12 किया, 12 पंचे 60 किया और 60 पंचे 300 कर दिया, तो मैंने 300 हमारा लासा आ गया। चलिए एक और अभ्यास प्रश्न लेते हैं और फिर समझते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इस बार छोटा लेते हैं, काफी बड़ा नहीं लेंगे, छोटा सा सवाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। छोटा सा एक सवाल है, देखिएगा, बहुत प्यार से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। और यदि कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, सर हमें ये समझ में नहीं आया है, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। जैसे क्या करना है, जैसे आपको दे दिया गया 12 और 16 का लसा ज्ञात करो। अब आप क्या करेंगे, 12 ले लेंगे, फिर वही काम 2 6 2 6 2 3 और ये 3 एकम 3, फिर वही काम 16 2 अट्ठी 16 4 2 चक्कू 8 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब इसका जो लासा निकलेंगे, अब हमें लासा ज्ञात करना है, लासा निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, 12 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे, फिर 16 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे। हुआ क्या, अब देखिए यहाँ पे हमें लासा, यहाँ पे आप 2 ही संख्याएं मैंने इसलिए ली क्योंकि आप आसानी से समझ जाए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। 1 और 1, इसका 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो हम एक ही बार लिखेंगे 2, कॉमन नियम। 1 यहाँ पे 2, 1 यहाँ पे 2, इसका भी हम एक बार लिखेंगे 2। अब 3 अकेला है तो 3 ही लिख लिया। अब ये बचे हुए जो 2 हैं ये मैंने उतार लिए, ठीक। अब इनका जो हमें गुणनफल निकालना है, इनका गुणनफल क्या आएगा ये देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चक्कू 12 दूनी 24, 24 दूना 48। तो ये क्या आ गया हमारा, ये 48 आया। ये हमारा 48 क्या है, ये हमारा 48 लासा है मेरे छात्रों। ये हमने लासा ज्ञात किया है 48। चलिए एक और अभ्यास प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मासा भाग विधि से लासा को हम कैसे ज्ञात करेंगे, अभ्यास प्रश्न को और लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि हम भाग विधि से लासा को कैसे ज्ञात करें। चलिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 30 और, अब बड़ी संख्या में आपको थोड़ी दे रहा हूं, थोड़ी बड़ी संख्या 250 का लासा ज्ञात करो। ये बड़ी संख्या मैंने आपको दी। अब फिर वही काम, हमको तो पता है सर, आपने बताया है, कर लीजिए। इसमें सबसे बढ़िया काम क्या है, 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी, लेकिन आप सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। 2 एकम 2 और 5, ठीक। सर कहिए ये कैसे काटा, अब 2 एकम 2 किया, एक इधर चला गया, एक जो बचा है 2 एकम 2, एक जो इधर बचता है वो कहाँ हो जाता है, ये 10 हो जाता है, तो 2 पंचे 10 हो गया। फिर से समझिए, 2 एकम 2, जो इसका 3 में से एक बचा वो इधर गया, एक जीरो के पास, तो 10 हो गया, और 2 पंचे हमने 10 काट दिया, 15। नॉर्मल बात है, ये आपको आती होगी। अब 2 का पहाड़ में 15 तो आता नहीं सर, कह दो तो क्या भाई 3 का उपयोग कर लो, 3 पच्चे 15, फिर कह दो अब सर क्या, 5 एकम 5 हो गया।
आप कह दीजिए सर 250 का निकालिए, 250 का निकाल लेते हैं। अब 25 है, 25 को देखिए, 25 दिख रहा है ना, तो आप सबसे सिंपल तरीका है कि आप 5 ही कर लीजिए, क्योंकि 25 का वर्ग 25 आसानी से कट जाएगा, 25 25। उसके बाद देखते हैं कि नीचे क्या आएगा। ठीक है, छोटी संख्या ली, 0 है, छोटी से भी काट सकते हैं, तो सवाल लंबा घसीटता चला जाएगा। हमें लंबाई नहीं बढ़ानी है, हमें आंसर देना है, हमें पेपर के आंसर के ही नंबर मिलते हैं। और आप जानते हैं बीटीसी में एक दिन में 3 पेपर लिए जाते हैं, तो हमें आंसर भी, और 1 घंटे का पेपर, 1 घंटे में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई। हमें आंसर देना है, हमें नंबर लेने हैं। चलिए 5 पचम 25। अब ये 0 जो बचा इसको हम ऐसे उतार लिए, यहाँ पे 55 25 पूरा कट गया। अब एक बार हमने फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ लिया, 5 दशामन 50। अब ये जो 10 बचा, क्या हम इसको दोबारा 5 से काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। पूरा हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे लिख लीजिए लासा। कितना इजी था भाई, मतलब इतना इजी तो मैंने आज तक सवाल ही नहीं लगाए। आप जब लगाने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इससे आसान तो भाई कुछ है ही नहीं, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा। अब देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, मैंने बताया था अभी आपको, चाहे आप 2 गुणे 4 बराबर 8 लिखें या 4 गुणे 2 बराबर 8 लिखें, प्राप्त हमें 8 ही होगा। बीच में गुणा लगा है, क्रम के कोई महत्व नहीं होता है। गुणा करते समय क्रम का कोई महत्व नहीं होता। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो 2 को हम एक बार लिखेंगे। 3 अकेला बेचारा इस बार है, तो 3 को ही लिख लिया। 5 ये है, 5 ये एक बार लिखेंगे, और 5 गुणे 5 जो यहाँ हमारे शेष बचते हैं, ये 2 वाले, इनको भी उतार लेते हैं ऐसे ही। अब हमें क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। इसकी जो गुणा है मेरे छात्रों, चलिए इसकी गुणा कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, 150 पंचे 775। तो ये हमारा क्या आ गया? 775। तो 775 जो है हमारा, ये अभिष्ट लासा है। इस प्रकार से अब आपको कोई भी सवाल मिले, आप उसका लासा गुणन विधि से निकाल लेंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और ज्ञात करते हैं भाग विधि से लासा। वीडियो जरूर लंबा होता जा रहा है मेरे छात्रों, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग विधि। भाग विधि क्या जानेंगे? भाग विधि। चलिए भाग विधि को जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमको दे दिया जाएगा 36, 24, 20 का लसा ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, हमें क्या करेंगे? फिर वही बात, लेकिन पहले हम अलग अलग निकालते थे, अब क्या करना है? 36 को ऐसे रखना है, 24 को ऐसे रखना है, 20 को ऐसे रखना है, और पूरे का ले लेना है। पहले हम अलग अलग ले लेते थे, 36 का अलग निकालते थे, 24 का अलग निकालते थे, 20 का अलग, लेकिन अब हमें सबका एक साथ निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलिए निकालते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 ले लेते हैं। अब क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0। ठीक, आगे आ जाइए। समझ पा रहे हैं? मतलब 2 एकम 2 और एक इधर गया 16,
2 अट्ठी 16। समझ गए ना? चलिए आगे आ जाते हैं। और फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 0 को ऐसे उतार लिया। फिर से 2 नमा 18, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 का उपयोग करेंगे। किसका? 3 का। काहे? पूछो काहे? काहे कि यहाँ से 3 की संख्या हमको ज्यादा मिल गई है। या चाहो तो अभी ये जो 6 है ये 2 से काट रहा है, तो आप 2 से एक बार और काट लो। तो 2 से क्या 9 की गुणा होगी, तो 9 को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। विशेष नियम, 9 जो है यदि 2 से नहीं कट रहा है तो 9 को ऐसे ही लिखा रहने दो और 6 को काट दो। 2 तिया 6 और 5 को भी नहीं कट रहा तो ऐसे उतार लो। अब क्या करेंगे हम? अब कर लेंगे हम 3 से। अब 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 5 एकम 5। आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक। अब हम इसी को थोड़ा मैं इधर ले आता हूं। जैसे हमारा 3 1 5 बचा हुआ है। हमारा 3 1 5 बचा हुआ है। तो हमें क्या करना है? अब यहां तक तो हो गया, यहां तक आप देख पा रहे हैं, यहां तक हो रहा है। अब हमको 3 1 और इस 5 वाले को मैंने यहाँ पे उतार लिया, मैंने यहाँ पे उतार लिया। इस 3 1 और 5 को मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब हम 3 की एक बार और गुणा कर, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 5। अब एक बार 5 की भी कर लेते हैं। 5 1 1 1। तो ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जब हमारे हर में एक 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 आ जाता है तो वहां पे भाग विधि समाप्त हो जाती है। फिर हमें क्या करना पड़ता है? लासा लिखना पड़ता है। लासा लिख लीजिए और सारी जितने भी ये हमारे गुणनखंड प्राप्त हुए A to Z सबको लाइन से लिख लीजिए। इसमें कोई कॉमन नहीं, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं, बस हमको सारे लिखना है। हमको सब कुछ लिख लेना है और मल्टीप्लाई करना है। हमें सारा लिख लेना है और मल्टीप्लाई करना है आपस में, और हमारा जो भी गुणनफल आएगा वही हमारा क्या होगा? अभीष्ट लासा होगा। जैसे इसका कर लेते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया कितना हो गया? 24 और 24 तिया 72, 24 तिया कितना हो गया? 24 तिया मेरे छात्रों 24 तिया और 24 पंचे 360। इसका जो अभिष्ट लासा है वो 360 आएगा। तो मेरे छात्रों आप समझ पाए कि मैं 360 कैसे लाया? मैंने 2 दूनी 4 किया, 4 दूनी 8 किया, 8 तियाई 24 किया, 24 तिया 72 किया, 72 पंचे 360। ठीक है, इस तरीके से मैंने लाया। अब एक और अभ्यास प्रश्न देख लीजिए और इसका विशेष नियम याद रखिए। इसमें कोई भी चीज हमें क्या नहीं करनी पड़ती है, हमें कोई भी चीज कॉमन नहीं लेनी पड़ती। हमें जितने भी गुणनखंड प्राप्त हुए हैं हमें सबके सब उतार लेने होते हैं। चलिए एक और मैं आपके लिए सुविधा के लिए एक और ले लेता हूं, जिसको मैं मान देता हूं। आप मान लीजिए 48 और 64 32 का लासा ज्ञात करो। क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं यहाँ पे बता दूं, मैं इसको लंबा नहीं लेके जाने वाला। 48 यहाँ पे ए बी सी कोई भी आपको संख्याएं मिली हो, ए बी सी मतलब कोई भी संख्या होगी। यहाँ पे 48 ना हो के 50 60 67 64 ना हो के 72 73 95 96 जो भी संख्याएं आपको मिले, विधि आपको सेम रखनी है। ये कौन सी विधि है? भाग विधि है। भाग विधि, विधि सेम रखनी है। बाकी कोई भी सवाल आ जाए नो टेंशन, ऐसे लगा दीजिए, कह लीजिए कि RVGCL इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, बस आप ऐसा बोल दीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
48, 64, 32। अब क्या करना है, हमें फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर कौमा, 2 एक कम 2, 2 छंगे 12, 2 एक कम 2, एक इधर गया छंगे 12, एक इधर गया तो 12 हो गया, तो मतलब 12 हो गया। 12 का 2 से 6। अब आ गए, फिर से 2 ले लिया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, अब 2 8। अब देखिए यहाँ से 2 के पहाड़े ही चल रहे हैं। 2 छंग 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8। अब इधर आ जाइए, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। अब देखिए आगे आ जाइए, कह दीजिए सर सवाल बहुत ज्यादा जा रहा है। अब 3 को कुछ नहीं कट रहा तो 3 को ऐसे उतार लिया, 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। इस वाली लाइन को मैं यहाँ की बजाय यहाँ पे लिख लूंगा, क्योंकि पेज से नीचे जा रहा था। मुझे 3 4 2 को काटना है, तो मैंने क्या किया, 2 से काटा। इसको मैं 2 से काटूंगा तो 3 को मैंने ऐसे ले, क्योंकि करना 2 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब यहाँ ले लीजिए, 2 का पहाड़ा 3, 2 एक कम 2, 1। अब 3 का पहाड़ा अकेला 3 बचा, 3 एक कम 3, एक कम एक कम। तो ये हमारा सवाल लग गया। अब हमको क्या करना है, लासा ज्ञात करने के लिए हमको सिंपली यहाँ पे लासा लिखना है। लासा लासा लिखिए, और जितने ये हैं, ये और ये, इन सबको मल्टीपल में उतार लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और इधर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हमने इस तरीके से सारे, देखिए 2 को लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है और एक बार हमारा 3 है। इस तरीके से आप काउंट कर लेंगे, मतलब 6 बार 2 और एक बार 3, इस तरीके से आप काउंट कर लीजिए, ताकि आपका अभिष्ट जो लासा है वो गलत ना आए। तो अब इसका अभिष्ट लासा आपको ज्ञात करना है। चलिए इसका अभिष्ट लासा ज्ञात करते हैं। चलिए इसी गुणा करते हैं जल्दी से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 तिया हमारा कितना होता है, 192। ये हमारा क्या आ गया, अभिष्ट लासा आ गया। इस प्रकार आप लासा भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। संख्याएं बदलती जाएंगी, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही लगाए जाएंगे। चलिए अब हम अपने इस अध्याय के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है मासा की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट नंबर जो है, हमारा अगला पॉइंट जिसको हम नाम देंगे अपवर्तक, जिसको हम क्या नाम देंगे, अपवर्तक। क्या है अपवर्तक, क्या होता है अपवर्तक? कोई छात्र मेरा कमेंट करके क्या बताएगा? नहीं। चलिए जानते हैं। वह संख्या जो जो या जिससे, वह संख्या जिससे कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित
विभाजित हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है, तो उन संख्याओं को, मतलब उस संख्या को उस संख्या को उस संख्या को दी हुई संख्या का दी हुई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। समझिए, वह संख्या जिससे कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उस संख्या को दी हुई संख्या का क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। समझ पाए? वह संख्या जिससे कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उस संख्या को दी हुई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। ये एक परिभाषा है और पूछ भी सकता है। आप क्वेश्चन को और ध्यान दीजिए, परिभाषा को नोट कर लिया होगा, फिर से समझ लीजिए। वह संख्या जिससे कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उस संख्या को, उस संख्या मतलब जिससे हम विभाजन कर रहे हैं, उस संख्या को दी हुई संख्या जिसका विभाजन कर रहे हैं, दी हुई संख्या जिसका हमें विभाजन करना है, और उस जिस संख्या से हम विभाजन कर रहे हैं को क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। चलिए, क्या है, जैसे आपको यहाँ पे 6 दे दिया गया, ठीक, 6 संख्या आपको मिल गई। अब 6 को आप 6 से भी विभाजित कर सकते हैं। हो रही है कि नहीं हो रही? एक आ रहा है। 6 को आप 2 से भी विभाजित कर सकते हैं। 6 को आप 3 से भी विभाजित कर सकते हैं। और बताइए, 6 को आप किस संख्या से विभाजित कर सकते हैं? 6 को मेरे ख्याल से 1, 2, 3, हाँ, इन तीनों से, और 6 को हम अंतिम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं। तो 6 के लिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 6, ये क्या हो गए? 1, 2, 3 जो है संख्याएं जो है हमारी 6 का अपवर्तक हो जाती हैं। 6 का क्या कहलाती हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। कुछ समझ पाए मेरे छात्रों? जैसे 6 को हमने 6 से भी डिवाइड कर दिया, 2 से भी कर दिया, 3 से भी कर दिया और 1 से भी कर दिया, तो 1, 2, 3, 6 ये क्या हो गई? 6 के अपवर्तक हो जाती हैं। ये 6 का क्या हो जाती हैं? अपवर्तक हो जाती हैं मेरे छात्रों। बहुत सिंपल सी बात है। मैंने 6 को जितनी संख्याओं से विभाजन हो रहा था उसको देखा कि कितनी संख्याओं से विभाजन हो रहा है। जिन संख्याओं से विभाजन हो रहा है उस संख्याओं को 6 का अपवर्तक माना जाता है। सिंपल सी बात है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह एक अभ्यास के लिए मैं आपको एक और दे देता हूं। मान लीजिए आपके पास 12 है, 12 है, ठीक। अब 12 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 12 आएगा। 12 को मैं 6 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 2 आएगा। 12 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 6 आएगा। 12 को मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 4 आएगा। 12 को मैं 4 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 3 आएगा। 4 तिहाई 12, 3 चक्कू 12, 2 छंग 12, 6 दूनी 12 और 12 कम 12 तो है। तो आप देखिए यहाँ पे 12 का अपवर्तक क्या कहलाएंगे? यदि आपको 12 के अपवर्तक बताना हो तो ये 1, 6, 2, 3, 4, 3, 4 ये क्या होंगे? और ये 12 की भाग हम 12 से कर सकते हैं। ये तो होता ही है कि किसी भी संख्या की आप खुद की संख्या से कर सकते हैं। तो 1, 6, 2, 3, 4, 12
ये 12 की अपवर्तक कहलाएंगे। जितनी संख्याओं से हम उसको पूर्णतः विभाजित कर सकते थे किया, और वो जो विभाजन जिन संख्याओं से कर सकते थे उनको हमने उस संख्या का क्या बताया, अपवर्तक बताया है। अब मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि मास्टर साहब यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट, विशेष रूप से ध्यान दीजिए मेरे छात्रों, हल्का सा ध्यान हट गया तो दुर्घटना घट जाएगी और आप परीक्षा में क्वेश्चन को गलत कर आएंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है समापवर्तक। समापवर्तक, जल्दी से मेरे साथ साथ लिखिएगा, परिभाषा मेरे साथ साथ लिखिए मेरे छात्रों। ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में शामिल होते हैं समापवर्तक कहलाते हैं। सॉरी, यहाँ पे शामिल की जगह सम्मिलित कर लेते हैं। यहाँ पे सम्मिलित होते हैं समापवर्तक कहलाते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा 8 और 12 का समापवर्तक बताओ, ज्ञात करो। तो क्या होगा, हम पहले देखेंगे कि हम 8 को किन किन संख्याओं से भाग दे सकते हैं। 8 को हम 8 से भाग दे सकते हैं, 8 को हम 4 से भाग दे सकते हैं, 8 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, 8 को हम 1 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 के लिख लेंगे अपवर्तक 1 2 4 8। ठीक, अब क्या करेंगे, हम 12 को इसी प्रकार देखेंगे। 12 को 12 से, 12 को 6 से, 12 को 4 से, 12 को 2 से भाग दे सकते हैं, 12 को 1 से भाग दे सकते हैं, 12 को 3 से भाग दे सकते हैं। तो ये हमने निकाले। अब हम यहाँ पे 12 का वाला भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 का लिख लेंगे। 12 का 1 2 3 4 6 12। अब यहाँ पे देखिए, अब जब हम समापवर्तक की बात करते हैं तो देखिए, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ है, 12 वहाँ नहीं है। तो 1 2 और 4 मतलब जो समान वाले होंगे, जैसे 1 2 और 4 ये क्या होंगे, दी हुई संख्याओं का समापवर्तक होंगे। अर्थात दी हुई संख्याओं का समापवर्तक होंगे, मतलब 8 और 12 का क्या होंगे, ये समापवर्तक होंगे। ठीक, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। दो संख्याएं दी थी, उनके हमने देखा कि किस किस से भाग हो रहा है,
उसका हमने एक साथ लिखा, उसमें जो समान थे उनको एक साथ लिखा, और वही जो समान है वही क्या होंगे, समापवर्तक होंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक और अभ्यास प्रश्न आप देख लीजिए। मान लिया आपको 16 दे दिया गया और दे दिया गया 20, ठीक। कहा समापवर्तक ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 16 की गुणा 16 की भाग से 1 हो गया। 16 को हम 4 से कर सकते हैं, 2 हो गया। 16 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, हो गया। 16 को हम 1 से भाग दे सकते हैं, और किसके पहाड़े में 16 आता है, और किसी के पहाड़े में 16 जल्दी नहीं आता है। वैसे 6, 7, 9 नहीं आता है। फिलहाल आप इतने ही देखिए, ठीक। अब देखिए आप 20 में, अब 20 की भाग 20 से, 20 की भाग 2 से, 20 की भाग 5 से, 20 की भाग 10 से, 20 की भाग 4 से, 20 की भाग 4 से, और 20 की भाग 2 से हो गई, 4 से हो गई। हाँ बस इतने हो गए। तो जब हम इनको हम एक साथ लिखेंगे, अब 16 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 4, 16। अब यहाँ 20 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, 4, 5, 10, 20। अब देखिए, और यहाँ पे एक तो कॉमन है ही है, 20/1, जैसे 16/1 है वैसे 20/1 है, तो यहाँ पे 1। तो देखिए कॉमन क्या है, 1, 1 ये कॉमन, 2, 2 कॉमन, 4, 4 कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं। तो 1, 2, 4 ये क्या होंगे, ये समापवर्तक होंगे 16, 20 के। ये समापवर्तक होंगे 16, 20 के। 1, 2, 4 ये समापवर्तक होंगे 16, 20 के। चलिए मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक, मतलब मासा। हमारा अगला पॉइंट मासा। अब हम मासा निकालने वाले हैं, और अपने इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर ही हैं। ये हमारे चैप्टर का अंतिम पड़ाव है मेरे छात्रों। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसकी भी मैं आपको एक परिभाषा लिखवा रहा हूं, जो केवल आपको याद रखनी है। कहीं सुनाएंगे लेकिन उसका ज्यादा यूज नहीं, सवाल का यूज है, सवाल पे विशेष ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देते हैं क्या है क्वेश्चन, परिभाषा क्या कह रही है। उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे तो दी हुई संख्या का, तो उसे दी हुई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ये परिभाषा है, इसको पूछेगा कोई नहीं, ये खाली आप देख लीजिए, खाली सुनाने काम आएगी और किसी काम नहीं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभाजित किया जा सकता हो, जैसे उस बार छोटी से छोटी संख्या थी लघुत्तम समापवर्तक, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या हो गई।
परिभाषा सेम है, उसमें छोटी से छोटी संख्या पूर्णतया विभाजित कर दे, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूर्णतया विभाजित कर दे, उस संख्या को दी हुई संख्या का महत्तम समावर्तक कहेंगे। समझा? समझ गए मेरे छात्रों? उस संख्या को जिस बड़ी से बड़ी संख्या से कोई संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, क्या कहेंगे? उसका महत्तम समावर्तक कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई इसके भी मासा निकालने की भी दो विधियां हैं। मासा निकालने की दो विधि हैं। नंबर 1 गुणन विधि, लिख लीजिए साथ में, गुणन विधि। और नंबर 2 भाग विधि। नंबर 1 गुणन विधि, नंबर 2 भाग विधि। नोट कर लिया। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। ये जो विशेष बात थोड़ी ना है, ये आप नोट कर लीजिए। हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले गुणन विधि। ये टाइप्स ऑफ लिखाए जाते हैं कि टाइप्स ऑफ मेथड। मैंने टाइप्स ऑफ मेथड आपको लिख दिए कि दो विधियां हैं, मेथड दो हैं, मैंने दोनों मेथड लिख दिए। तो टाइप्स ऑफ मेथड मैंने फर्स्ट टाइप में पढ़ा रहा हूँ, गुणन विधि। चलिए क्या है गुणन विधि? गुणन विधि में सवालों को हल करते हैं। गुणन विधि के अब नियम तो मैं थोड़ी ना नंबर 1 नियम, नंबर 2 रूल ऐसे लिखाने की जरूरत है। जो मैं सवाल लगा रहा हूं उसे समझिए, ठीक है ना? चलिए जैसे यहाँ पे आप 24 ले लीजिए, ठीक है, और 40 ले लीजिए, और 64 का मासा ज्ञात करो। क्वेश्चन आया, इतने का हमें मासा ज्ञात करना है। चलिए अब इनका मासा ज्ञात करते हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 24 का हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो 24 का 2 दूनी हमारा क्या हो गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर बढ़ते हैं, 2 छंग 12। अब 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 40 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, और 2 पंचे 2 एकम 2। या यहाँ पे 2 पंचे 10 करके ऐसे भी काट सकते हैं, 5 से मैंने कर लिया। अब 64 आ जाइए। 64 की 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। अब 2 का पहाड़ा 4, 2। देखिए मेरे छात्रों, विशेष सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही लटकाने वाला भी है। इस तरीके से आप जैसे आप लासा में गुणन विधि के में करते थे वैसे आप कर लेंगे। बस इसमें जब आप मासा लिखेंगे कि अब हमें मासा ज्ञात करना है, तो आप पहले 24 उतारेंगे बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 40 उतारेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2। अब यहाँ पे हमें 64 उतारना है। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4, और ये 5 और 6, 2 गुणे 2। ऐसे आप काउंट कर लेंगे, वरना पता चला एक कम या एक ज्यादा 2 लिख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आपका अभिष्ट गुणा गलत हो जाएगा। अब उसमें क्या होता था, जो कॉमन होता था लासा में, जैसे 2 2 2, तो हम इसको एक बार लिखते थे, ठीक। लेकिन और बाकी भी अंकों को जो शेष बचते थे उनको भी लिखते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल हम कॉमन कॉमन को ही लिखेंगे। जैसे 1 2 2 तीनों में है, 2 2 2 तीनों में है, 2 2 2 तीनों में है। लेकिन इसमें जो ये शेष बच गया, ये शेष बच गया, और जो ये शेष बच गए हैं, क्या इनको लिखा जाएगा? बस यहीं पे एक मेन विशेष नियम है
कि मासा में ये जो शेष बच जाते हैं इनको छोड़ दिया जाता है, और लासा में ये जो शेष बच जाते हैं इनको भी लिखा जाता है। ठीक है, मासा में इनको छोड़ देते हैं जो ये शेष बच जाते हैं, लेकिन लासा में इनको लिखा जाता है। तो हमने इनको छोड़ दिया, तो क्या हो गया हमारा? तो मेरे छात्रों, यही विशेष नियम है कि यहाँ पे हमको जो कॉमन है उनको तो एक एक बार लिखना ही है, लेकिन यहाँ पे जो क्या है, जो एक्स्ट्रा है इनको हम छोड़ देते हैं। इसमें हम अभिष्ट मासा निकालते समय नहीं लिखते हैं, और इसका जो अभिष्ट मासा होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका अभिष्ट मासा 8 होगा। हमारे इस क्वेश्चन का अभिष्ट मासा क्या होगा? 8 होगा। चलिए एक और अभ्यास प्रश्न ले लेते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर क्या मैटर है। मेरे ख्याल से समझ तो आप इसी बार में गए होंगे। अब इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या? इससे आसान तो मेरे ख्याल से अब कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, पॉइंट नहीं अभी क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास 36 क्वेश्चन आता है कि आप 36 और 38 और 16 का मासा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? 36 का भाई हमें पता है अलग निकालना है। 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 नाम 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 38, 2 एकम 2, 2 नाम 18। अब 19 एकम 19 का है, 19 को तो भाई कोई छोटी छोटी संख्या नहीं काट सकती। 19 को कोई छोटी से छोटी संख्या नहीं काट सकती। 16 आ जाइए, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 2, दूनी 2 एकम 2। अब मासा ज्ञात करना है। मेरे ख्याल से ये तो आप करना सीख ही चुके हैं ना, कि इसको भी मुझे बताना है कि 2 एकम 2 काटा, एक इधर गया, 2 नाम 18 काटा। ठीक, ऐसे काटे जाते हैं। ठीक, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 नाम 18। चलिए आगे, ये क्या हुआ? ये चलिए मासा, अब हम क्या करेंगे? इनको लिखेंगे। हमने 36 का लिखा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 38 का कर लिया, 38 का लिखेंगे 2 गुणे 19। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। यहाँ पे एक विशेष कहानी है। यहाँ पे हमें जो नियम हमारा कहता है वो क्या है? तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो क्या है? 2 2, ये तो भाई 2 कॉमन है। 2 इसमें है, 2 इसमें है क्या एक्स्ट्रा? है ये नहीं। इसमें क्या 2 एक्स्ट्रा है? नहीं है मेरे छात्रों, कोई इसमें 2 एक्स्ट्रा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारा केवल 2 ही कॉमन है, लेकिन 2 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा कहाँ है? हमारा जो 38 की रो है इसमें हमारे पास 2 एक्स्ट्रा कहाँ है? तो इसका जो अभिष्ट मासा होगा वो 2 ही होगा। इसका जो अभिष्ट मासा होगा वो 2 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मासा निकालने की भाग विधि। मासा निकालने की कौन सी विधि? भाग विधि। भाग विधि। भाग विधि। चलिए आगे आ जाते हैं। भाग विधि में क्या करना होता है इसको भी जान लेते हैं आप। उसके बाद जानेंगे कि भाग विधि कैसे सॉल्व करेंगे। भाग विधि में आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहेगा 156 है, 221 है और 364 का मासा ज्ञात करो। कितना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। आप बस देखते जाइए कि कितना इजी है ये, कैसे आप इसको। अब हम सबसे पहले इसको नंबर देते हैं 1 2 3। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 2 को, फिर हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, फिर आगे की मैं बताऊंगा। फिर तीसरी वाली को हम किससे सॉल्व करेंगे यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, सवाल के अंदर से जानेंगे। पहले हम 1 2 को सॉल्व कर देते हैं। तो एक को हम ऐसे लिख लेते हैं, भाग देते हैं, 221 लिख लेते हैं और ये आता है। अब 156 एक बहुत बड़ी संख्या है। 156 दूना 300 हमारा 12 आएगा। दूना तो कर नहीं सकते, तो भाई हम क्या करेंगे, इसको एक बार ले जाएंगे। हमने 156 एक कम 156 लिख दिया। अब हमारा बचा कितना, हमारा यहाँ पर कितना बचा, 65। हमारा बचा 65। अब यहां से एक कहानी समझिए। यहां से कहानी, जो शेष बचता है, इसमें से जो शेष बचता है उससे, जो शेष बचता है उससे जिस संख्या से भाग दिया होता है उस संख्या को भाग देते हैं। जो शेष बचता है उससे जो संख्या से भाग दिया होता है उसको भाग देते हैं। मतलब जो हमारा ये देखो ये शेष बचा था, इससे हमने जिससे भाग दिया था, हमने 156 से भाग दिया था, उसको भाग देना। मतलब 65 से अब हमको 156 को भाग देना है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जो शेष बचता है उससे, उस संख्या से हम जिस संख्या द्वारा पहले की संख्या को भाग दिया गया होता है को भाग देते हैं। जैसे ये है 65, इसके वाला को यहाँ उतारा, ये समझिए ये शेष बचा था, इस वाले को हमने यहाँ उतारा, अब भाग देंगे। ये एक अनाड़ी नियम, अनाड़ी नियम। ये शेष बचा था 65, यहाँ से हमने इसको 156 यहाँ उतारा, अब भाग देंगे। अब 65 दूना कर लेंगे। दूना क्यों भाई, 65 कम है 100 150, 6 दूनी 12, 12 10, 130 ही आएगा। 130 ही तो आ रहा है और हमारे पास 156 है। 156 है इसलिए हमारे पास बहुत है। हमारे पास बचा कितना, 6। 6 में से 0 गया बचा 6, 5 में से 2 गया बचा 2, 26 आ गया। और 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 बचा। बचा कि नहीं बचा? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने अपने आप कर दिया, आपको बताया नहीं। यहाँ पे 1 था, मैंने घटाने करने वाले, हमारे पास वीडियो है एक पड़ी जिसमें आपको घटाना करना सिखाया गया। आप वहां से घटाना करना सीख सकते हैं, जिसके बाद आपको कभी भी घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे वीडियोस में जाकर मैं हमारे चैनल पे आएंगे और वहां पे आप घटाने करने से संबंधित वीडियो एक पड़ी हुई है 15 मिनट की, उसको आप देखेंगे और फिर आपको घटाना करने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे 2 से जब 1 इधर आता है तो 11 बन जाता है, 1 इससे कॉमन लेता है तो ये 11 बन गया। अब 11 में से 6 गया तो ये 5 बचा, 11 में से 6 गया 5 बचा। 11 कब बना, जब इससे 2 से 1 ने कॉमन ले लिया तो ये 11। अब यहाँ पे भी 1 बचा, अब फिर इससे 1 कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ 11, 11 में से 5 गया तो ये फिर 6 बचा। 11 में से 6 गया था तो 5 बचा, और 11 में से जब 5 गया तो 6 बचा, और फिर यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 गया, 1 में से 1 0 गया। समझ पाए कि नहीं? घटाना करना सीख पाए? घटाना ना करना जानते हो, मैं फिर कहता हूँ मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। चलिए ये 26 हो गया। अब 26 बचा, 26 को आगे हम किसको रखेंगे?
अनाड़ी नियम, अनाड़ी नियम में 26 बचा, हम 65 को ले आएंगे, 65 को ले आए, हम 65 को ले आए। अब 26 दूनी, 26 दूनी कितना होता है, 26 दूनी कितना होता है मेरे छात्रों को बताएगा मुझे, 26 दूनी कितना होता है? हट तेरी, 26 दूनी नहीं बता पा रहे हैं। 26 दूनी 52। पहाड़े याद करो मेरे छात्रों, कोई कमेंट ही नहीं किया। पहाड़े याद करो, बिन पहाड़े का मैं टीचर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब यहाँ से कितना बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, यहाँ पे 13 बचा, 13 बचा। और हम अनाड़ी नियम 26 को यहाँ उतारेंगे। अब 13 दूनी 26 होता है कि नहीं होता? पहाड़े याद है तो 13 दूनी 26 हो जाता है और ये हमारा शेष कुछ नहीं बचता। 13 दूनी 26 हो गया। चलिए, अब इतनी कहानी हो गई। अब ये जो 13 बचा हुआ है, 13, इस वाले 13 से हम इस वाली संख्या को भाग देंगे। इस वाले 13 से, मैंने बताया था तीसरी वाली संख्या को अब हम 13 से भाग देंगे, क्योंकि 13 यहाँ पे हमने पूर्णतया समाप्त कर दिया है, मतलब अब पुनः करेंगे, पुनः। अब 13 को हम जब 364 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। अब 13 की भाग, अब 13 की पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए। 364 बहुत बड़ी संख्या है। कह दो सर, मतलब 364 मतलब बहुत बड़ी संख्या है, क्या करें, क्या करें सर, क्या करें सर? अब बच्चा सोच रहा होगा क्या करें। अब देखिए यहाँ पे 2 रूल्स हैं, 2 रूल भी आप लगा सकते हैं भाग करने के टाइम पे, लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगा जो बहुत ही इजी रहे आपके लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 13 की हम इसके लिए काटेंगे, मतलब 36 के लिए, 36 के लिए। तो 13 दूनी 26 करेंगे जब, तो 26 करेंगे तो इसको नहीं काटा हमने 4 को, 13 दूनी 26 किया, 26 लिखा। अब 6 में से 6 गया तो क्या बचा, 0, और 3 में से 1 गया, 1 बचा। अब ये जो 4 बचा हुआ था इसको हमने यहाँ पे ऐसे ही उतार लिया, ठीक, यहाँ पे हमने ऐसे ही उतार लिया इसको, ठीक। अब फिर से देख लिए, 13 की गुणा हम 2 बार लेंगे, 13 दूनी 26, ये बहुत बड़ी संख्या थे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, 2-2 कर। जब कोई बहुत बड़ी 3 से ऊपर 4-5 की हुआ तो 2-2 करके आप स्टेप बाय नीचे भाग देते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इसको उतार लिया हमने। अब हम 13 का पहाड़ा पढ़ना आता होगा, तो आप जानते होंगे कि 13 8 104 भी होता है। आप कहते हो सर मास्टर जी 13 का पहाड़ा नहीं मान, तो ये आपकी हिटक है, मेरी हिटक नहीं है कि आपको 13 का पहाड़ा नहीं मालूम है। तो 13 8 कितना होता है, 104। तो 13 8 जैसे ही मैंने 104 किया, ये पूर्णतया विभाजित हो गया। तो अभिष्ट मासा क्या है, तो जो अभिष्ट मासा होगा, अभिष्ट मासा यहाँ पे लिख दीजिए, जो मासा हमारा आएगा वो क्या होगा, 13। 13 वह संख्या, 13 वह संख्या जो यहाँ को भी विभाजित कर जाए और यहाँ को भी, मतलब अंतिम से जो हमें संख्या मिलेगी वही संख्या क्या होगी, अभिष्ट मासा होगी, जिसने तीनों संख्याओं को काट दिया है। समझ गए? इस वाली संख्या को ही हम क्या कहेंगे, अभिष्ट मासा कहेंगे, कि उसने इसने अंतिम रूप में पूर्णतया विभाजन दिया है, हमें अंतिम चरण में 13 से पूर्ण विभाजन प्राप्त हुआ है, ठीक है। समझ गए मेरे छात्रों कि नहीं समझे? मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। 13 से हमें पूर्ण विभाजन अंतिम भाग प्राप्त हुई है, तो हम क्या करेंगे, 13 ही हमारा अभिष्ट मासा होगा। इसी प्रकार आप अन्य कितने भी सवाल दिए गए हों XYZ, आप नियम सेम रखेंगे और सवाल को लगाते चले जाएंगे। चलिए, हमारी वीडियो को और आगे देखते रहिए तो और भी आपका भला हो। चलिए,
एक और अभ्यास प्रश्न मैं आपके लिए लगाने जा रहा हूं। उस अभ्यास प्रश्न को देखिए। ये अभ्यास प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए आप 882 और 300। यह छोटा सा सवाल लेते हैं, बड़े बड़े सवालों में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। 16, 8 और 20 का मैं ऐसी भी संख्या क्या लूं जिससे चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए अभ्यास प्रश्न को नोट करते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या है हमारा? 396, 882 और 1404 का मासा ज्ञात करो। बहुत इजी है, हम पॉइंट देंगे 1, 2, 3। हमें पहले वाले पॉइंटों को हल करना है। 396। अब 882 एक बड़ी संख्या है, 396 भी एक बड़ी संख्या है। कैसे चेक करें? तो पहले संख्या से चेक करें, आगे वाली। 3 दूनी 6, 8 से कम रहे, 3 तिहाई 9, 9 8 से ज्यादा है तो हम 2 बार ले जाएंगे। और जब हम 396 की गुणा 2 बार करते हैं तो हमारा कितना आता है? बड़ी संख्या है तो आप ऐसे कर लीजिए, 3 छक्के 12, जो छंग, तो हमारा जो गुणा आएगा वो आएगा 992, 792। इसका जो गुणा है हमारा वो 792 आएगा। अब 792 से है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने कर रखी है साइड में। 792 जैसे 2 तिहाई 6 चेक कर लेता हूँ, 2 तिहाई 2 दूनी 6, 9 18 19 और 6। ठीक है, इसकी जो गुणा है ये एकदम सही आई, मैंने मन में कर लिया भी अपने आप, ताकि आपको ज्यादा यहाँ पे लिखना ना पड़े। अब दो में से 2 घटाया, 0 बचा। 8 में से क्या 9 घट सकते हैं? नहीं घट सकते। इसको एक कॉमन दिया, 18 हो गया। इससे कॉमन ले लिया, इस 8 ने, तो कितना हो गया? 18। 18 में से 9 गया तो कितना हो गया? 9। अब एक चला गया, 7 बचा, 7 में से 7, तो ये हो गया हमारा 0। अब हमें पता है अनाड़ी नियम, इसको हम फिर यहां उतार लेंगे। समझना है, नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए। मैंने क्या, शेष फल से जिससे हमने भाग दिया होता है उसको हम भाग देते हैं। नहीं समझ पाए तो अनाड़ी नियम, शेष फल लिखा है उसके आगे ऊपर जिससे भाग दिया तो उसको उतार लेंगे, भाग देंगे। अब 90 है, अब 90 की गुणा हमें 9 की 9, 9 दूनी 18। अब 9 की गुणा ऐसा करिए कि कम रहे, इससे ज्यादा नहीं। तो 9 की 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36। 36 बड़ा है, कम है या 39? तो 36 कम है, तो हम 9 चौक ले जा सकते हैं। तो 9 चौक हम 36 लेके चले गए। 360, 360 लिया। अब 360, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 0। आगे आ जाइए, इसकी गुणा 360 आएगी। अब हमने फिर 90 को उतार लिया और इसको हमने क्या किया, 36 की गुणा हमने फिर 2 बार की। 2 बार करने पर हमारा कितना आया? 72 आ गया। 36 दूनी 72 होता है। अब 72, अब 10 में से 2 घटाए तो 8 बचे। अब 8 में से 1 घटाए तो 1 बचे। 10 में से 8, एक कॉमन लिया तो हमारा 10 हो गया। 10 में से 2 गया, 8 बचा और यहाँ से 1 बचा, तो ये हो गया हमारा 18। अब 18 की गुणा जब हमने 36 से की तो ये क्या आ गया हमारा? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो हमारा 36 आ गया। ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया। अब हमें इसके अगले स्टेप पे जाना है। हमें इसके अगले स्टेप, जो ये बचता है हम इसको उतार लेते हैं और बाकी ये उतार लेते हैं।
जो अगली ये वाली संख्या है। अब हमें क्या करना है, 18 की गुणा ये देखना है 140। 18 की गुणा हम जब 7 बार करते हैं तो कितना होता है, 18 सत्ती कितना होता है 126। तो हम 18 सत्ती 126 काट लेते हैं। 18 सत्ती 126 जब हम काट लेते हैं तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाता है, देखिए 10 में से 6 गया 4 बचा, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। एक यहाँ से कॉमन 0 को दिया तो ये 10 हो गया। 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ 3 बचा क्योंकि एक हमने इसको दे दिया, 3 में से 2 गया 1 बचा, और ये 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0। अब इस 4 वाले को नीचे ले आते हैं। अब हमारा 18 सत्ती 126 और 18 अट्ठी कितना हो जाता है मेरे छात्रों, 144। पहाड़े याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभिष्ट मासा, मासा हम क्या लिखेंगे, मासा बराबर 18। ठीक, तो इस प्रकार हम किसी भी संख्याओं का मासा ज्ञात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ये आज मैंने आपका बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर दिया है, पूर्ण हो गया है ये आपका। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है पूरे चैप्टर में तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है। मैं आपको समझाऊंगा आपकी पूरी समस्या कि आप क्या करें। आपको पहाड़े भी नहीं आते हैं फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करें। फिलहाल आपकी हर समस्या का समाधान लेकर के RVGCL इंस्टीट्यूट आया हुआ है। बने रहिए RVGCL इंस्टीट्यूट के साथ। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।